साउंड आ रहा है अभी थोड़ी देर में। वंस अगेन स्टार्ट, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि जैसे हम हर क्लास में 6 क्वेश्चंस दे रहे हैं, आज फिर से 6 क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। आवाज आ गई मेरा बेटा? वेरी गुड। पीयूष अब आ रही है? ठीक है। जैसा कि हमने बताया हर क्लास में हम 6 क्वेश्चंस उठा रहे हैं। 150 क्वेश्चंस की एक चेन चल रही है, टोटल 150 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। उनमें से हमने अब तक 60 कंप्लीट कर लिए हैं। 60 क्वेश्चंस कंप्लीटेड। आज की क्लास में 61 से 66 तक क्वेश्चन कराए जाएंगे। इस तरह से एक एक करके हम हर क्लास में 6 क्वेश्चन दे रहे हैं और फाइनली 150 क्वेश्चंस दे देंगे। पूरे 150 क्वेश्चन होने का मतलब नीट के पेपर में आपको ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं उनसे अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। अब देखो, आप ये 150 क्वेश्चन कर लेना बस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूं। बाकी आप जो करना चाहे करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जितना टाइम है उतना लगाइए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई करना कोई बुरी चीज नहीं है। और अब तो एग्जाम आ गया, अब तो खूब पढ़ना पड़ेगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं तो क्यों ना ये 150 क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक के करा रहे हैं वो भी कर लिए जाएं। टोटल 300 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में आएंगे, कंप्लीट केमिस्ट्री में। टोटल 300 क्वेश्चंस फिजिक्स में आएंगे, ये केमिस्ट्री के, ये फिजिक्स के। इन पूरे क्वेश्चंस को कर लो। उसके बाद मई 3 में, यानी कि 3 तारीख को मई में एग्जाम दे लो, फिर बात करेंगे अपन। उससे पहले अपने को फालतू बात करने से कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ इन 600 क्वेश्चंस पे ध्यान दें। जिस बच्चे ने ये 600 क्वेश्चन कर लिए, आप यकीन मानिए उस बच्चे का पेपर में सवाल पूरे मिल जाएंगे। अब तुम्हारे कितने आएंगे इसकी गारंटी नहीं। अब तुम सही नहीं करोगे तो नंबर कहां से आएंगे? आप लोग सही कर दोगे तो पूरे नंबर आ जाएंगे, सही नहीं करोगे तो जितना करोगे उतने का नंबर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास का पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन पॉसिबल बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से कौन सा हाइड्रोकार्बन पॉसिबल है? अब पहले तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस को चेक करते हैं। इन दिस रिएक्शन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन आप ले लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दीजिए, आपको एल्केन मिलेगी। इस रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए आप 2-2 मोल यूज कर लीजिए। देखो बहुत शॉर्ट तरीका बता रहा हूं इसको करने का। कर लिया। अब इसको तोड़ दो ऐसे, देखो ये टुकड़ा अलग हो जाएगा, ये टुकड़ा अलग, ये टुकड़ा अलग, वो अलग। आर आर से मिलेगा, आर आर बन जाएगा। CO2 मिलके 2 CO2 निकल जाएगी। KOH KOH 2 KOH रिलीज हो गए। H मिलकर H2 बन जाएगी। ये दोनों और ये दोनों। मेरा बच्चा RCOO के ये माइनस हिस्सा होता है और ये प्लस पार्ट होता है। ये माइनस, ये प्लस। निगेटिव वाला जो पार्ट है ये एनोड पर जाता है। पॉजिटिव वाला जो पार्ट है ये कैथोड पर जाता है। इसलिए एनोड पर आपको एल्केन और CO2 मिलती है, कैथोड पर आपको KOH
एंड H2 मिलती है। एनोड से CO2 एटमॉस्फेयर में चली जाती है, कैथोड से H2 एटमॉस्फेयर में चली जाती है। RR एल्केन है, गैसियस फॉर्म में होती है, इसे हम अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब जो सॉल्यूशन बचता है उसमें से H2 उड़ गई, CO2 उड़ गई, एल्केन उड़ गई, जिसे हमने अलग कलेक्ट कर लिया। अब सॉल्यूशन में रह गया केवल KOH। KOH वर्क एज एन बेस। बेस होने की वजह से ये सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है। बेसिक हो जाने की वजह से इसकी पीएच इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी एक सवाल है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग सॉल्यूशन की पीएच कितनी हो जाती है? तो आप कहना मोर देन 7, 7 से ज्यादा हो जाती है। नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसी हो जाती है? तो आप कहना बेसिक। नेचर ऑफ सॉल्यूशन बेसिक हो जाती है क्योंकि इसकी पीएच बढ़ के 7 से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये तो देखो आपको सबको आता होगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा जल्दी से समझा दिया। हम हमारे सवाल पर जाते हैं। बात ये आती है कि इस प्रोसेस से आप बना क्या क्या सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं आर लेकर एल्केन बना सकता हूं। आर अलग अलग लूंगा तो भी बन जाएगी, सेम लूंगा तो भी बन जाएगी। अलग अलग आर, एक आर ले लिया, एक आर डैश ले लिया, तो उसे मिक्स्ड कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। अगर दोनों सेम है तो एक ही तरह की एल्केन बनेगी, दोनों आर डिफरेंट है तो 3 तरह की एल्केन बनेगी। आर आर, आर डैश आर डैश, आर आर डैश। कुल मिला के मैं इस प्रोसेस से सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक दोनों तरह की एल्केन बना सकता हूं। बट दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिक एल्केन। वैसे तो इसका यूज सिमेट्रिक एल्केन में किया जाता है, सिमेट्रिक एल्केन बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो एसिमेट्रिक एल्केन भी बना सकते हैं। देखो, बना सकते हैं ये अलग चीज है और यूटिलाइज किया जाता है वो अलग चीज है। आपसे कोई पूछे कोल्बे रिएक्शन किस में यूज होती है, तो आप कहना कोल्बे रिएक्शन का यूटिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिक एल्केन में करते हैं। और आपसे कोई पूछे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से कौन कौन सी एल्केन बना सकते हैं, तो कहते ना भैया बना सकते हैं, तो बना तो हम सिमेट्रिक भी सकते हैं, एसिमेट्रिक भी सकते हैं, यानी कि सममित और असममित दोनों तरह की एल्केन बना सकते हैं। देखो, जो जो चीज मैं बोल रहा हूं ढंग से सुन लेना उनको, एक एक चीज को। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? जो जो मैं बोल रहा हूं एक भी लाइन नहीं छोड़नी है, क्योंकि मैं फालतू की चीज बोल ही नहीं रहा। मैं सिर्फ वही बोल रहा हूं जिनसे इस साल सवाल आएगा, क्योंकि मेरा मकसद आज की क्लास के 6 सवाल कराना है। इन सवालों को इनके कॉन्सेप्ट के साथ समझाना है और इन सवालों से जुड़ा हुआ कोई भी छोटा मोटा कॉन्सेप्ट वो भी आप तक पहुंचाना है। आप ये मत कह देना कि सर ये चीज आपने नहीं बताई थी। अब अगर मान लीजिए इस सवाल की जगह ये ऐसे आ जाए कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद सॉल्यूशन की पीएच कितनी हो जाती है, सॉल्यूशन का नेचर कितना हो जाता है, तो ये सारी चीजें 61 क्वेश्चन में ही इंक्लूड मानी जाएंगी मेरा बेटा। क्या आप समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ के इसके आंसर को रट के इससे काम नहीं चलेगा। इस क्वेश्चन के सराउंडिंग जो जो चीज मैं बता रहा हूं वो सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। घबराए नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ वो चीज बोलूंगा जो काम की है। आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है, तो क्या मैं इससे एथेन बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। क्या मैं इससे ब्यूटीन बना सकता हूं, प्रोपाइन बना सकता हूं? तो भैया इसे देखना पड़ेगा। अब मैं एक के ऊपर तो आ गया कि भाई मैं इससे एथेन तो बना सकता हूं, ये तो कंफर्म हो गई, पहली बात क्लियर हो गई। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में इथेन टिक करके निकल लेते हैं, घर चले जाते हैं, घर जाके देखते हैं तो सर पकड़ के रोते हैं कि मेरे 5 नंबर कट गए, क्योंकि अभी इस कॉन्सेप्ट का एक हिस्सा पूरा हुआ है। मैं इससे एल्केन बना सकता हूं, यह बात क्लियर हुई है। अब आगे देखिए, मैं इससे एल्कीन भी बना सकता हूं या नहीं, वो देखते हैं। अगर मान लीजिए मैंने इसकी जगह
ये जो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, इसकी जगह मेरा बच्चा मैं एक ऐसा कंपाउंड या कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूं जिसमें दो COOH मौजूद हो, तो मैं उससे कहां तक जा सकता हूं, जरा एक बार अपनी नजर इस पे भी डालें। मैंने अब की बार एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया जिसके पास दो COOH हैं। दोनों COOH को मैंने सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया। चाहो तो आप सोडियम सॉल्ट बना दीजिए और चाहो तो आप पोटेशियम सॉल्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मेटेलिक सॉल्ट ले सकते हैं। वैसे तो कोल्बे ने सोडियम और पोटेशियम का यूज किया था, बाकी आप कोई और सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। ये रिएक्टिव होते हैं इसलिए इनका इलेक्ट्रोलाइसिस आसानी से हो जाता है, तो ज्यादा यूज किया जाता है इन्हीं को। रिएक्शन कराई, पानी मिलाया, पानी मिला के करंट लगाया, ये इलेक्ट्रिक करंट लगाते ही फिर से वही जो मैं बता रहा था, ये हिस्सा अलग कर दो, ये हिस्सा अलग कर दो, ये हिस्सा अलग कर दो। देखो CO2 उड़ गई, NaOH निकल गया, H2 उड़ गई, ये तो यूं के यूं हो गई। अब इस हिस्से को देखें, CH2 और CH2 के बीच में अब डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इस रिएक्शन के द्वारा एल्कीन भी बन जाती है। जब एथीन बन जाती है तो फिर प्रोपीन भी बन जाएगी, ब्यूटीन भी बन जाएगी, पेंटीन भी बन जाएगी। मतलब मेरा बी आंसर भी सही है, मेरा बी भी सही है। तुम्हारी समझ नहीं आ रही शायद मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरा बी भी सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार हर्ष, वेरी नाइस, पीयूष शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे हैं। तो भैया मैं जो कह रहा हूं उस बात पे फोकस कर, क्लास जरूर देखनी है। अगर टाइम नहीं मिले, वैसे आज का बच्चा बड़ा बिजी है ना, टाइम नहीं होता आपके पास, नीट का परीक्षा है, तैयारी वैयारी से कोई लेना देना नहीं है तुम्हें, टाइम नहीं होता, कोई बात नहीं। अगर आप लाइव क्लास के टाइम अगर फ्री नहीं है तो उस क्लास को बाद में देखें। मैंने कहा ना, बहुत सारे बच्चे लाइव में ज्वाइन नहीं होते तो बाद में देखते, लेकिन देखनी जरूर है, एक भी क्लास नहीं छोड़। ये मत सोच लेना कि एक क्लास छोड़ दूं, हो सकता है जो क्लास आप छोड़े उसमें से कोई सवाल आ जाए, फिर हमसे मत कहना। मैं नीट के पेपर के बाद फिर मिलूंगा आपसे और इन क्वेश्चंस को दिखाऊंगा आपको। नीट के पेपर के बाद फिर मिलूंगा और दिखाऊंगा कि देखो कौन कौन से आए। आओ मेरा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन गई। अब मैं लेके चलता हूं तीसरे ऑप्शन पे, क्या इससे एल्काइन भी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। अगर मैं कोई ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूं जिसमें डबल बॉन्ड पहले से मौजूद हो, अगर मैं कोई ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूं जिसमें पहले से डबल बॉन्ड हो, जैसे मैंने ऊपर सोडियम सक्सिनेट लिया था जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में पहले से ही सिंगल बॉन्ड था, रिएक्शन होने के बाद एक बॉन्ड और बन गया और वो एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। तो मैं पहले से ही डबल बॉन्ड ले लेता हूं, डबल बॉन्ड लेने के बाद एक बॉन्ड और बन जाएगा और वो एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू। ये लो जी, वो का वही काम वापस कर दिया। ये HOH, ये HOH, ये निकल गया, फिर से वही KOH, ये निकल गई H2, ये निकल गई CO2 और ये लग गया इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ऑर्गेनिक है ये, जाग आ जाएंगे पेपर देखते ही। सोच के काम करना, एक एक चीज में दिमाग लगाना। ये प्रोपाइन भी बनाएगा, एथाइन बना रहा है, ब्यूटाइन भी बनाएगा, ये सारी एल्काइन बना देगा। अब मान लीजिए मैं इसकी जगह, इस H की जगह मैं CH3 लगा देता, यानी कि मैं इस तरह का एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता, तो क्या होता? ये ले लिया मैंने। अगर मैं इस तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूंगा तो देखो ये उड़ जाएगी CO2 बन के बाहर, ये KOH बाहर निकल जाएंगे और इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और आपको 3 कार्बन की एल्काइन मिल जाएगी। इसका मतलब मैं इससे प्रोपाइन भी बना सकता हूं। अब आ जाइए मेरे बच्चों सवाल पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन पॉसिबल बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस? एथेन बनेगा, ब्यूटीन बनेगी,
प्रोपाइन बना सकते हो, इट मींस मैं ये सारे के सारे बना सकता हूं। ऑल दे रखा है ऑप्शन में, इसलिए ऑल को ही टिक करना है। तो आप खुद देखिए, मैं कोई ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, आपका टाइम मेरे लिए भी कीमती है, आप घबराए नहीं, मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। लेकिन जो सवाल इस साल आने जा रहा है, क्या उस सवाल को पूरा नहीं समझाऊंगा या केवल आंसर देके चला जाऊं? केवल आंसर देके चला जाऊं, काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, उससे काम नहीं चलेगा। केवल आंसर देने से काम नहीं चलेगा। इसलिए इस सवाल से रिलेटेड थ्योरी तो मुझे समझानी ही पड़ेगी ना। आगे बढ़िए मेरा अच्छा अगला सवाल की तरफ, डोंट वरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस सवाल को देखिए आप, आधे से ज्यादा बच्चे सवाल को देखते ही भग जाते हैं कि ये मेरे से ना हो सके भैया। क्यों भग जाते हैं? क्यों भग जाते हैं कि यार ये तो इतनी बड़ी स्ट्रक्चर है भाई, ये क्या चीज है? इतनी बड़ी स्ट्रक्चर बना के दे दिया है, ये क्या है? ये सवाल तो मेरे से नहीं हो। जबकि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा है, ये डिजाइन देके वो तुझे कंफ्यूज कर रहा है मेरा बच्चा, मेरी जान। वो जानता है कि ये बालक इसको देख के पागल हो जाएगा और बग जाएगा, वो यही तो चाहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर कभी भी, सुन लेना कान खोल के मेरा बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर कभी भी किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करता हुआ दिख जाए जिसमें रिएक्टिव एच हो, भले ही उसकी डिजाइन कैसी भी हो, उसमें रिएक्टिव एच हो। गुरु जी हम ये कैसे पहचानेंगे किसमें रिएक्टिव एच? FON और sp हाइब्रिड कार्बन पर अगर H लगी हो तो समझ जाना ये रिएक्टिव H है। वापस सुनो, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सुन लेना, इंपॉर्टेंट है भाई, मैं पहले ही बता रहा हूं। हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी डिजाइन में मिल रहा हो कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, अगर उसमें ऐसी कोई एच दिख रही है, क्या आपको दिख रही है ऐसी एच? FON पे जुड़ी एच चाहिए ना सर आपको? हाँ, डायरेक्ट जुड़ी हुई या फिर sp कार्बन पे डायरेक्ट, सर ये रही। वेरी सुंदर, वेरी सुंदर, वेरी सुंदर, मिल गई मिल गई मिल गई। अब क्या करना है गुरुजी? कुछ नहीं करने का, इसकी आर को इस एच से जोड़ दे, आर एच बन जाएगी, यही इस रिएक्शन का प्रोडक्ट माना जाएगा। का समझे? का समझे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, if Grignard reagent react with active H compound, then R of Grignard reagent attached with active H and convert into RH type of alkane. अगर मान लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी एक्टिव H कंपाउंड के साथ कराई जाए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एल्काइल ग्रुप को उस एक्टिव H से जोड़ दो, रिएक्शन का प्रोडक्ट आ जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। इस आर को इस एच, अब भैया ये सवाल में जो आर है, अब इस आर की जगह वो मिथाइल दे दे, इथाइल दे दे, आइसोप्रोपाइल दे दे, आइसोब्यूटाइल दे दे, फिनाइल दे दे, बेंजाइल दे दे, वो कुछ भी दे सकता है। ये मत समझना कि सवाल तो आया ही नहीं सर, ये तो दूसरा आ गया। यहां CH3MgCl हो सकता है, C2H5MgBr हो सकता है, यहां बेंजीन की रिंग हो सकती है, या कोई एलिफेटिक एरोमेटिक रिंग हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। आप अभी भी नहीं समझे शायद, है? समझ नहीं आ रही ना आपके बात, मैं क्या कह रहा हूं आपसे?
मैं जो कह रहा हूं उसको समझो, सुनो। मैं कह रहा हूं एक्टिव H वाला कंपाउंड यहां होना चाहिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R जो भी है उस R से ये जुड़ जाएगी और आपको RH टाइप कंपाउंड मिल जाएगा। इट्स ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार मेरा बच्चा, शानदार। अगला सवाल, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, दिस इज 2 ब्यूटाइन। काइंड योर इंफॉर्मेशन माय डियर स्टूडेंट, दिस इज 2 ब्यूटाइन और ये बन रहा है H2 के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड, एक प्रोडक्ट बना रहा है। कंडीशन उसने दे रखी PDBSO4 क्विनोलिन। बिल्कुल सही है, बहुत ही शानदार सवाल है, सब जानते हैं इसे LL कैटलिस्ट भी कहते हैं। आपको सबको पता होगा LL कैटलिस्ट का मतलब लिंडलार कैटलिस्ट होता है। ये लिंडलार कैटलिस्ट है और लिंडलार कैटलिस्ट में मेटल मौजूद है। ये मेटल है, मेटल, दिस इज मेटल। और इस मेटल की वजह से ये एक साइक्लिक टीएस में कन्वर्ट होता है। जब हाइड्रोजन इस पे जुड़ती है तो साइक्लिक टीएस बनाता है, इसलिए इस पे दोनों H एक ही डायरेक्शन से जुड़ती है और दोनों की दोनों H एक डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड टूट के जुड़ जाने की वजह से, देखो गौर से, ये CH3, ये C, ये डबल बॉन्ड, ये C, ये CH3, यहां एक H जुड़ जाती है, यहां एक H जुड़ जाती है, ये दोनों H एक तरफ से जुड़ती है। इस तरह से आपको सिस 2 ब्यूटीन मिलती है। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? सिस 2 ब्यूटीन। सिस 2 ब्यूटीन का मतलब है एक ही तरफ दोनों H का जुड़ जाना, दोनों H एक ही तरफ जुड़ जाना। मेरी बात समझ में आ गई? सिस एल्कीन भी ऑप्शन में दे रखी है, ट्रांस भी ऑप्शन में दे रखी है। अब बात यह आती है कि क्या इस रिएक्शन में सिस ही बनते हैं, ट्रांस नहीं बनते? बनते हैं, ट्रांस भी बनती है लेकिन बहुत कम, बहुत ही कम बनती है। इसलिए सिस 2 ब्यूटीन को ही आप अपना मेन प्रोडक्ट बनाएं, क्योंकि चारों में से आपको एक ही आंसर सेलेक्ट करना है। मेरी बात समझ में आ गई? देख लीजिए एक बार इस सवाल को, सिस एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट होगी इस रिएक्शन के अंदर। जस्ट इसके अपोजिट एक रिएक्शन और होती है जो सोडियम और लिथियम के लिक्विड अमोनिया के साथ मिला के कराई जाती है। उन दोनों को मिक्स करके एक रिड्यूसिंग एजेंट तैयार कर लिया जाता है और वो रिड्यूसिंग एजेंट 2H देता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन फिर रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है, पाई बॉन्ड टूटता है और एक H दोनों कार्बन पे जुड़ जाती है। वहां जो 2H जुड़ती है वो अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ती है, यानी कि एडिशन एंटी होते हैं। इसलिए अगर ये बिर्च रिडक्शन होती, सोडियम लिथियम इन लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में कराई जा रही होती, तो यहां आपको ट्रांस ब्यूटीन मिलती। ये अब ट्रांस नहीं सिस ब्यूटीन देगा। तो लिंडलार कैटलिस्ट सिस एल्कीन बनाता है और बिर्च रिडक्शन ट्रांस एल्कीन बनाती है। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक और खास बात मैं बता दूं, जब एल्काइन से एल्कीन बनती है तो देखो कभी ये सिस बना रही है तो कभी ये ट्रांस भी बना लेती है। मैंने कहा ना बिर्च रिडक्शन में ये एल्काइन ट्रांस एल्कीन बनाती है और लिंडलार रिएक्शन में ये एल्काइन सिस एल्कीन बनाती है। इसका मतलब ऐसी रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड किसी भी एक साइड स्टीरियो स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, उसे हम स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन का एग्जाम्पल है कौन? एक तो कौन सी? लिंडलार कैटलिस्ट वाली रिएक्शन और एक कौन सी? बिर्च रिडक्शन वाली रिएक्शन। तो थोड़ा ध्यान दें, इससे जुड़ी हुई जो जो बातें मैंने बताई है वो पूरी याद रखें। कोई भी चीज पेपर में पूछी जा सकती है इससे जुड़ी। ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस हैं, इनमें एक प्रोडक्ट मेजर बनता है, इनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से एक साइड, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट, इनमें से एक साइड, किसी भी एक साइड, जनरली प्रोडक्ट साइड जो होता है वो स्टीरियो केमिस्ट्री हावी होती है, इफेक्टिव होती है, अपना प्रभाव दिखाती है, इफेक्ट दिखाती है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट सवाल, वेरी गुड हर्ष, शानदार मेरे बेटा।
चलिए अगले सवाल की तरफ मेरे बच्चों को अब चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर। अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 64। Our next question is 64. CS3, CS3, CS double bond CS2 react within two conditions. Number one is BF3 in THF. Second is H2O2 in OH minus. It means boron trifluoride THF. THF सब जानते हैं. What is THF? Tetrahydrofuran. This is a cyclic ether, or ether is an inert solvent. It means these reaction प्रोसीड इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सोल्वेंट लाइक ईथर और साइक्लिक ईथर, कोई भी ले सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है कि साहब साइक्लिक ही लेना है या वो लेना है, लेकिन एक इनर्ट सोल्वेंट लेना है। जनरली ये रिएक्शन टीएचएफ जैसे ईथर की प्रेजेंस में होती है। चलिए ऊपर और नीचे दो रिएक्शन आपके सामने है, दोनों रिएक्शंस के नाम बता देता हूं। ऊपर वाली जो रिएक्शन है ये जो ये दिख रही है आपको फर्स्ट सेकंड दोनों कंडीशन मिला के, इसे कहते हैं ऑक्सी हाइड्रोबोरेशन, और नीचे वाली जो रिएक्शन है इसे कहते हैं, देखो ऑक्सी हाइड्रोबोरेशन की जगह आप चाहो तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो। शॉर्ट में इसे लोग HBO भी बोलते हैं, वो आपकी मर्जी है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, या कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। नीचे वाली जो सेकंड प्रोसेस दिखाई रहा हूं मैं आपको, ये कहलाती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ये सेकंड स्टेप है, ये सेकंड रिएक्शन है जो यहां मैंने दिखाई। तो अभी सेकंड रिएक्शन में भी दो कंडीशंस दे रखी है। पहली जो कंडीशन है वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन कराती है, दूसरी जो कंडीशन है वो डीमर्क्यूरेशन कराती है। ऊपर वाली रिएक्शन में जो है पहली कंडीशन हाइड्रोबोरेशन कराती है, दूसरी कंडीशन ऑक्सीडेशन कराती है, इसलिए ऊपर वाली रिएक्शन का नाम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, नीचे वाली रिएक्शन का नाम मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। चलो फालतू की बात नहीं, बहुत देर हो गया, हंसते हंसते आगे बढ़ते हैं अपने बच्चों को लेके और थोड़ा समझाते हैं इनके बारे में। तो देखो ये रिएक्शन तो आपने समझ रखी होगी, मैं इस रिएक्शन के बारे में आपको ज्यादा नहीं समझाऊं, ठीक है। आपको जो समझना है वो क्या समझना है वो देखिए, आपको सिर्फ ये समझना है कि ये जो रिएक्शन है दोनों रिएक्शन दिख रही है आपको, ये दोनों रिएक्शन क्या करती है। पहली वाली रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दूसरे जो रिएक्शन दे रखी है ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन OMDM। मैं जो बात कर रहा हूं वो सुनिए, मैं कह रहा हूं जो मैं समझा रहा हूं उसको सुनिए, समझ गए? समझना मैं क्या कर रहा हूं। आज जो मैं 6 क्वेश्चन दे रहा हूं उनमें अगर मैं सबसे नंबर 1 की प्रायोरिटी पे किसी सवाल को रखूंगा तो क्वेश्चन नंबर 64 है। आज की क्लास के सारे सवाल इंपॉर्टेंट, लेकिन मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है मैं वो बता, मुझे लगता है इसके चांस अब से ज्यादा, बाकी आपकी मर्जी। एक एक चीज को समझना बेटा, एक एक चीज को समझना मेरा बच्चा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। HBO की क्या हालत है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है रिएक्शन में कोई कार्बो कैटायन मत बनाना है। सुन ले बेटा, सुन ले, आंखें मत फाड़, सुन ले, कोई कार्बो कैटायन इंटरमीडिएटरी नहीं बनेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो फिर करना क्या है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, टूटेगा, फिर H2O जुड़ेगा, हैं? हाँ, और वो भी AMKR में जैसे जोड़ते हो चीजों को वैसे जोड़ना है, जैसे AMKR में जोड़ते हो वैसे एडिशन करना है। नहीं आ रही समझ में?
कोई कैटायन नहीं बना। हम क्यों बनाएंगे कैटायन? जबरदस्ती हम क्यों बनाएंगे? बेटा जब एल्कीन पर किसी चीज का एडिशन होता है तो कैटायन बनते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, इसलिए कह रहा हूं कि गलती से वो कर मत देना। तो फिर क्या करूं इसमें मैं? ये कह रहा है कैटायन मत बनाना, ना बनाऊंगा। रीअरेंजमेंट मत करना, नहीं करूंगा। डबल बॉन्ड तोड़ देना, तोड़ डालूंगा। फिर क्या करें? H2O जोड़ दें। H2O जोड़ देना कैसे? जैसे एम के आर में जोड़ते हो। एम के आर में तो हम निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैक्स ऑन मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन। हम एम के आर में तो निगेटिव पार्ट को ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जोड़ते हैं। क्या कहना क्या चाहते हो? यही कहना चाहता हूं, ऐसे करना जो तूने बोला। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि इस रिएक्शन में इस कंपाउंड का कोई कैटायन नहीं बनाओ, शाबाश। कोई रीअरेंजमेंट नहीं करो, शाबाश। सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, शाबाश। और पानी जोड़ दो बाय एम के आर, वेरी सुंदर। यहां H जुड़ेगा और यहां OH। दिस इज X अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस इज X। कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है वो कहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट अबाउट HBO। इनमें से किसी को पूछ ले। हो सकता है ये सवाल यूं का यूं दिख जाए, मुझे नहीं पता बाय गॉड। इंपॉर्टेंट। अब OMDM पर आई। OMDM क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कोई कार्बोकैटायन मत बनाना। ओके, तो फिर किसी भी प्रकार का अरेंजमेंट मत करना। डबल बॉन्ड को तोड़ देना और H2O को जोड़ देना बाय MKR। ओ माय गॉड, ये तो दोनों एक जैसी हैं। यही समझा रहे हैं बिटुआ, एक जैसी ही हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। इसमें H2O AMKR फॉलो करते हुए जोड़ना है और इसमें H2O MKR के हिसाब से जोड़ना है, जैसा आप MKR में करते हैं। ओके, तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि नीचे वाले रिएक्शन में हम कोई कार्बोकैटायन ना बनाए, तब बात इसमें किसी तरह का रीअरेंजमेंट ना करें, वेरी सुंदर। पाई बॉन्ड तोड़ डाले, वेरी गुड। और H2O मार्कोनिकोव के हिसाब से जोड़ दें, शानदार। यहां H जुड़ गई और यहां OH जुड़ गई। दिस इज वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये वाई है। क्वेश्चन चाहता क्या है भाई हमसे? इतनी देर लगा दी, चाहता क्या है ये कह रहे हैं X और Y का संबंध बताओ। ओ माय गॉड, इसलिए हमको X और Y निकालना पड़ा। यस, वो संबंध चाहता है। और मैंने बताया था पहले एक क्वेश्चन में, जब आइसोमेरिज्म के सवाल कर रहे थे, कि जब भी दो स्ट्रक्चर्स में रिलेशन की बात करें, जब भी दो स्ट्रक्चर्स में रिलेशन की बात करे तो पहले ये देख लेना कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं। और बेटा जब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो ये चेक कर लेना कि वो दोनों आइसोमर हैं ही नहीं, है कि नहीं। तो भाई गॉड, ये तो आइसोमर हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मतलब आइसोमर। फिर ये चेक करना कि चेंज किस चीज में आया है। दोनों आइसोमर हैं, फॉर्मूला सेम है, ये तो क्लियर हो गए। तो कुछ तो चेंज आया होगा, कहीं तो कुछ बदल रहा होगा, या कुछ बदल ही नहीं रहा। अगर कुछ बदल नहीं रहा तब तो आंसर आएगा कि साहब बोथ आर सेम, बोथ आर होमोमर, बोथ आर समरूप। तीनों में से कोई भी टर्म यूज करें, बोथ आर आइडेंटिकल मतलब दोनों सेम है। लेकिन अगर उनमें कोई चेंज आ रहा हो, जैसे चेन बदल रही हो तो वो चेन आइसोमर हो गए, किसी ग्रुप की पोजीशन बदल रही हो तो वो पोजीशन आइसोमर हो गए, फंक्शनल ग्रुप ही बदल रहा हो तो वो FI हो गए। तो मेरा बच्चा यहाँ तो पोजीशन बदल रही है, यहाँ OH1 पे है और यहाँ OH2 पर है। मैं समझ गया कि ये दोनों एक दूसरे के PI हैं।
आओ बेटा, आज की क्लास का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 65। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक भी सवाल मत छोड़ना। मुझे कई बार बड़ा क्रोध आ जाता है इस मामले में, बच्चा अपने टीचर की बात नहीं सुनता, बस ये सबसे बड़ी कमी। मैं ये नहीं कहता कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे, आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मानता हूं, लेकिन आप सुनते नहीं, ना पेरेंट्स की सुनते हो, ना टीचर्स की सुनते हो, अपने मन की चलती है, या फिर गूगल बाबा से पूछते रहते हो, या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख के फालतू की चीजें सोचते रहते हो, समझते रहते हो। कुछ भी ऑथेंटिक हो कि नॉन ऑथेंटिक हो, इससे कोई मतलब नहीं होता तुम्हें। समझ में आ गई? तो मेरा कहना यही है, खूब पढ़िए आप। आपको जो जो अपने टीचर्स बोल रहे हैं वो सब पढ़िए, मेरी तरफ से कोई मना नहीं। मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हम जो 600 क्वेश्चन दे रहे हैं वो भी पढ़ लेना, बाकी घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। वेरी गुड मेरा बच्चा, वेरी गुड मेरा बाबू, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने बच्चों को लेकर अगले सवाल की तरफ। CH3 CH डबल बॉन्ड CCH3 H Br2 CCl4, ये लो जी। जैसे रिएक्शन देखी मेरे समझ में आ गई कि यहाँ ट्रांस एडिशन होने जा रहा है। जैसे ही रिएक्शन देखी मैं समझ गया कि ये ट्रांस एडिशन होने जा रहा है, और मेरे ये भी समझ में आ गया कि ये रिएक्शन तो अलग टाइप की है। बाई गॉड, दिख तो रहा है ना मेरे बच्चों को, और थोड़ा चमकीला कलर उठाओ। एल ट्रांस, बेटा ट्रांस। मैं क्यों धीरे धीरे एक ही चीज को बार बार रिपीट करता रहता हूं मालूम? मैं चाहता हूं तुम्हारा कंसंट्रेशन इस पे आए, इसलिए उसी चीज को मैं कई बार रिपीट करता हूं, बोलता हूं। एक सिस एल्कीन ली है जिसपे मैं किसी का ट्रांस एडिशन कर रहा हूं। सर ये आपको कैसे पता लगा इसका ट्रांस एडिशन होगा? एडिशन ऑलवेज बी ट्रांस। बस कुछ रिएक्शंस को छोड़ दो, वो मैंने क्लास में खूब बताई है बच्चों को, कौन कौन सी रिएक्शन है जहां सिन एडिशन होते हैं। फिर भी मैं आपको हिंट दे दूं, जिन जिन रिएक्शंस में साइक्लिक टीएस बनता है, मध्य में, बीच में, इंटरमीडिएटरी, एक साइकिल यानी चक्रीय संक्रमण अवस्था, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज बनती है, समझ जाओ उसमें एडिशन सिन होगा। गर्मी हो गई एसी का थोड़ा टेम्परेचर मैंने कम कर दिया। ट्रांस एडिशन होगा, समझ में आ रही? एलिमिनेशन तो ट्रांस होते ही हैं, एडिशन भी ट्रांस ही होते हैं। एडिशन में कुछ जगह सिन होते हैं, मैंने बताया ना कहां होते हैं, जहां साइक्लिक टीएस बनते हैं वहां सिन एडिशन होता है। चलिए, मैं साइक्लिक टीएस की बात कर रहा हूं, मैं साइक्लिक कोई और चीज की बात नहीं कर रहा। टीएस जानते हो ना, जिसमें डॉटेड डॉटेड से दिखाते हो आप, है ना, बीच में जो बनती है। हाँ, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको एक एमटीआर रटना पड़ेगा। उस एमटीआर का नाम है कार। MTR, this is car. Here C stands for cis, A stands for anti, R stands for racemic mixture. ये कह रहा है कि कोई अगर सिस एल्कीन है और उस पर किसी का एंटी एडिशन हो रहा है तो आप रेसमिक मिक्सचर बना दीजिए। अगर कोई सिस एल्कीन है, उस पर किसी का सिन एडिशन हो रहा है, तो आप उसका मीजो बना दीजिए। ये एमटीआर मैंने क्लास में लिखा रखा है, मैं एक बार फटाफट से यहां शॉर्ट में लिख देता हूं। सिस एल्कीन पर एंटी एडिशन तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा। ट्रांस एल्कीन पर सिन एडिशन तो भी रेसमिक बनेगा। सिस एल्कीन पर सिन एडिशन तो मीजो बनेगा। ट्रांस एल्कीन पर एंटी एडिशन तो भी मीजो बनेगा। ये 4 लाइन याद रखिए, और इसको याद करने के लिए पहली लाइन याद कर लीजिए, CAR कार,
तो आपको बाकी की लाइन याद हो जाएगी, आराम से कंपैरेटिवली याद कर लोगे आप, घबराओ मत। बाकी इतना टाइम ज्यादा खराब नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे बढ़ते हैं सवाल को लेके। ये सिस एल्कीन है, इस पे किसी का ट्रांस एडिशन हो रहा है, इसका मतलब यहां जो बनेगा वो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। इट मींस मेरे इस क्वेश्चन का आंसर पहला भी दूसरा भी, यानी कि मेरा बेस्ट आंसर है यहां तीसरा, क्योंकि पहला भी बनेगा दूसरा भी बनेगा, इन दोनों का मिक्सचर बनेगा, उसी कंटेनर में दोनों बनेंगे जहां ये रिएक्शन चल रही है। इसलिए ये रिएक्शन क्या काम करेगी, ये रिएक्शन काम करेगी एक मिक्सचर बनाने का। आगे बढ़िए अगले सवाल और लास्ट सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। गौर से देखिए, इस रिएक्शन को जान के आप पहचान जाएंगे, देख के दिमाग में आएगी। ये एक ब्यूटाडाईन है, ब्यूटा 1,3 डाईन, और इस पे इस एल्कीन का एडिशन हो रहा है। ऐसा डील्स एल्डर रिएक्शन में होता है, ये डील्स एल्डर रिएक्शन याद कर लेना। डील्स एल्डर रिएक्शन में 1,4 एडिशन होते हैं। देखो ये इधर गया, ये इधर गया, देखो ये कॉन्जुगेट है ना, कॉन्जुगेट एल्कीन, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल कॉन्जुगेट है ना। होनी भी कॉन्जुगेट चाहिए और सिस होनी चाहिए। सिस का मतलब दोनों डबल बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में रखो इधर। अब एक डबल बॉन्ड इधर लगा देता है, ये वाला डबल बॉन्ड में इधर लगा देता है, ट्रांस कंडीशन मानी जाती है। ट्रांस में डील्स एल्डर रिएक्शन नहीं होती है ना, तो ये कंडीशन लेनी सिस वाली। सिस मतलब दोनों डबल बॉन्ड एक तरफ, एच एच एक तरफ। इसमें इस कार्बन पे देखिए ये माइनस बनेगा, फिर इस पे प्लस आ जाएगा, इधर यहां माइनस बनेगा, इस पे प्लस आ जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस मिलके डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। देखो जल्दी जल्दी समझ लो, इसमें टाइम मत लगाओ। यहां माइनस बनेगा, यहां प्लस बनेगा, यहां माइनस बनेगा, यहां प्लस बनेगा, ये माइनस और ये प्लस मिलके डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, ये डबल बन जाएगा, और इस प्लस से ये वाला माइनस जुड़ जाएगा, और इस माइनस से ये वाला प्लस जुड़ जाएगा। देखते रहें, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, इन दोनों के बीच में डबल हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, डिजाइन ऐसा हो जाएगा। हो सकता है पेपर में प्रोडक्ट पूछ ले, हो सकता है पेपर में रिएक्शन का नाम पूछ ले, हो सकता है ये पूछ ले कि इसमें 1,2 एडिशन होता है या 1,4, तो आपका ना 1,4 एडिशन होता है। कोई सी भी एक चीज इसमें से पूछी जा सकती है मेरे बालकों से, मेरे बच्चों से। समझ में आ रही? तो थोड़ा ध्यान से इसको समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो फिंकेलस्टीन रिएक्शन भी दे रखी है, हुंसडीकर भी दे रखी है। हुंसडीकर में क्या होता है, हुंसडीकर में कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लिया जाता है, उसकी रिएक्शन ब्रोमीन से इनर्ट सॉल्वेंट CCl4 या CS2 की प्रेजेंस में कराई जाती है। AgBr का PPT बन जाता है, CO2 उड़ जाती है, RBr अलग हो जाता है, AgBr अलग हो जाता है, CO2 उड़ जाती है, एक कार्बन कम वाला ब्रोमाइड बनता है। इट मींस हुंसडीकर रिएक्शन इज यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमाइड फॉर्मेशन। ब्रोमाइड, एल्काइल ब्रोमाइड के फॉर्मेशन में ये रिएक्शन काम आती है। एल्काइल ब्रोमाइड, ये एल्काइल ब्रोमाइड बना दिया इसे। समझ रहे हैं आप मैं क्या कर रहा हूं? फिंकेलस्टीन रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन एन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, कोई भी एक चीज ले लीजिए, इसकी रिएक्शन करा दीजिए। रिएक्शन जो है मेथिनॉल एसीटोन की प्रेजेंस में करा दो, इस तरह से रिएक्शन होती है तो SN2 की प्रेजेंस में हो जाती है। SN2 मैकेनिज्म से होती है, SN2 मैकेनिज्म से होती है तो ये हैलोजन एक्सचेंज हो जाती है। इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर, इसके हैलोजन उसके पास और उसकी हैलोजन इसके पास, RI बन जाती है। इट मींस फिंकेलस्टीन रिएक्शन यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड्स। तो कुल मिला के बात ये हुई कि ना तो ये वाला आंसर सही होगा ना ये वाला होगा, क्योंकि ये काम नहीं करती है तो ब्रोमाइड बनाती है। ये वाली रिएक्शन इसलिए सही नहीं क्योंकि ये एल्काइल आयोडाइड बनाने के काम में आती है। ये वाली इसलिए सही नहीं है ऑप्शन क्योंकि ये रिएक्शन तो 1,4 एडिशन शो कर रही है, और ये इसलिए सही है क्योंकि ये डील्स एल्डर ने दी थी रिएक्शन, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। आज की क्लास खत्म हो चुकी है। अब आप इसका चाहो तो स्कैनर चेक करके स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं, और आज की क्लास को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। ओके बच्चों, गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।